जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज दो तीन बड़ी ये खबरें हैं और मेरा ख्याल डेफिनेटली इमरान खान साहब और उनके हामियों के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका नैब का केस चल रहा था जिसमें वो दो दफ़ा वहाँ पे वीडियो लिंक पे अपेयर भी हुए थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी वो दरखास्तें कहें या पीटीआई की जो उनकी पटिशन थी उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया। बड़ी अहम पटिशन थी और जिसमें इन्होंने यहाँ पे आपको याद होगा नैब में जो तरामीम की गई थी उन तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उनका यही कहना था कि जनाब कि ये खुद सारे बेनिफिशरीज हैं, ये कैसे भला बैठ कर ऐसे लाज बना सकते हैं या नैब की पावर्स को क्लिप कर सकते हैं कि जिसके बाद इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। अरबों के करोड़ों के जितने भी इनके खांचे हैं केसेस हैं सारे के सारे सेटल हो जाएंगे और कोई नैब जो है एक टूथलेस बॉडी बन जाएगा। सो इमरान खान साहब ने आपको याद होगा बहुत सारी इस पर उन्होंने तकरीरें भी की थी, उन्होंने बहुत सारे इस पर अपने जलसे जुलूसों में अदरवाइज आज भी उन्होंने वहाँ पर या अडियाला जेल में इस पर उन्होंने बात की है कि ये जो एनआरओ इनको दिया गया NRO 2 दिया गया और उनका ये कहना था कि वाइट कलर क्राइम जो पहले भी इसको पकड़ना मुश्किल था अब तो इसको पकड़ना मजीद मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या अहम बातें की और उल्टा उन्होंने इमरान खान साहब को भी कुछ सुनाई है अपनी इसमें इस जजमेंट में। और ये जजमेंट इसलिए भी अहम है कि इसमें जो फैसला आया है 5-0 से आया है। मतलब तमाम जजेस जो है उन्होंने इस पर ये मुतफिक थे कि जनाब कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की अगर मंजूर किया गया जो भी ला है तरमीम है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम उसको स्ट्राइक डाउन उसको नहीं करेंगे। साथ में जैसे मैंने कहा कुछ खान साहब को टांट्स भी किए गए हैं, खान साहब पे कोई इस जजमेंट में ताने भी मारे गए हैं, कुछ उनको भी सुनाई गई है, उनके हवाले से भी कमज़ोरियाँ जो थी उनको भी कुछ अपना माजी जो है वो याद दिलाया गया है। और इसमें क्योंकि अतर मनीला साहब बैठे हुए हैं आपको पता है वो उनकी थोड़ी सी पीटीआई को लगता था कि शायद वो हुकूमत के हवाले से एक बड़ा सख्त स्टांस रखते हैं। इस मामले में उन्होंने भी अपने कुछ नोट्स वगैरह जो हैं वो भी दिए हैं, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। और प्लस ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जो लोग फॉलो करते हैं। मैं अब अच्छा नहीं लगता कि मैं आई टोल्ड यू सो करूँ। मैं अपने प्रोग्राम में जब खान साहब आए थे उसमें अपेयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उस वक्त भी कहा था कि फैसला जो है खान साहब के खिलाफ आएगा, नॉट बिकॉज के मैं कोई ज़्यादा समझदार हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजंस के को लग रहा था वो बेंच की प्रोसीडिंग से उनकी गुफ्तगू से कि वो ये किस तरफ जाएगा। लेकिन खान साहब ने एक पॉइंट स्कोर किया है, बड़ा पॉइंट स्कोर किया है। वो क्या पॉइंट है? आज उनके अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है उन्होंने वो बड़ी अहम है, जनरल फैज़ के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से। ये तो अपनी जगह पे अहम चीज़ें इसमें हैं कि जनरल बाजवा का वो ट्रायल चाहते हैं फैज़ के साथ साथ, क्यों चाहते हैं दैट्स अनदर थिंग। लेकिन साथ में इससे पहले कि मैं इनकी तरफ वापस आऊँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आज खान साहब को टांट्स किया और खान साहब अपने दौर में जो मैं उस वक्त भी कहता था आप लोग नाराज़ हो जाते थे कि जनाब क्या करें मुल्क की तरक्की के लिए फ़लाँ के लिए इसके लिए उसके लिए करना पड़ता है, जो काम खान साहब खुद कर रहे थे जब उन्हीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर ये टांट्स उनको मिलेंगे, तानों तो फिर मिलेंगे भी, लाइक इट और नॉट बट दैट्स अ फैक्ट। वो भी ज़रा दो चार आपको मैं बताऊँगा कि उस वक्त खान साहब के अपने दौर में जो चीज़ें हुई थी जिस पे कोर्ट ने आज ज़रा पॉइंट आउट किया है। इससे बड़ी जो थ्रेट है जनरल बाजवा फैज़ वाली पे मैं बाद में आता हूँ, मैं वो खान साहब वाले वो सुप्रीम कोर्ट पे भी, लेकिन जो बड़ी थ्रेट है इस वक्त जो खान साहब के लिए डू और डाई का मसला बन चुका है वो है 8 सितंबर का जलसा। इन पे इनका पूरा डिपेंड कर रहा है कि खान साहब अगले कुछ अरसे में जेल में रहेंगे, मिलिट्री ट्रायल होगा, उनका सजाएं होंगी, या खान साहब के साथ कहीं ना कहीं पे कोई एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के हैं, नेगोशिएशंस के हैं, वो खुलेगी। सो आर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इमरान खान साहब कि ये वो कहते हैं विच वे इट स्विंग्स। इसलिए खान साहब की पूरी तवज्जो पूरी मेहनत वो इसी पे है और इसी ही चीज़ पे है। और साथ में आपने देखा होगा 8 सितंबर से इतनी हुकूमत भी ज़रा खौफजदा है, एस्टेब्लिशमेंट भी नज़र आती है आपको कि वो भी हैं कि इन्होंने ला लेकर आए हैं और पिछले ऐसे 2-3 दिनों में इन्होंने कानून जो है वो पास करवाया, सेनेट में बिल पेश किया, उसको 1-2 दिनों में उन्होंने कमेटी से क्लियर करवा के सेनेट से पास करवा लिया, अब ये कौमी असम्बली से पास करवा लिया। बिल वही है कि जो गैदरिंग होगी बगैर अनऑथराइज्ड या अनलॉफुल हुकूमत की इजाज़त के बगैर या जलसा होगा तो उसके लिए सज़ा है 3 साल या वट जुर्माने वगैरह भी हैं। ये इस जलसे से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सो इससे लगता है कि 8 सितंबर को जलसा जो इमरान खान साहब और उनके हामी समझते हैं कि अब की दफ़ा उनकी जो डील हुई थी खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की कि जनाब ठीक है 22 अगस्त वाला जलसा तो मैं मुलतवी करता हूँ, फिर 8 सितंबर वाली हमें अश्योरेंस करवाई थी और उनको अश्योरेंस जो है उनको कराएगी और उनको रिटर्न उनके अप्रूवल उसी दिन वो दे दी गई थी। साथ में एक बड़ा उन्होंने SOPs जो जारी किए हैं उनके बारे में शायद मैं पहले भी कहा है कि SOPs इस तरह की हैं, शराइत जो रखी गई हैं 10, 12, 15 कि वो कहते हैं क़यामत के दिन पुलिस रात के वो टाइट रोप रस्से पे चलना शायद वो आसान होगा। वो जो शराइत रखी गई हैं वो उनको मीट करना PTI के लिए नामुमकिन तो नहीं कहूँगा लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। और हुकूमत का वही है कि दूध तो देना लेकिन मेंगने वगैरह डाल के देना है। और किसी लम्हे जो पावर उसमें यूज़ की गई एक क्लास
وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی لمحے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس جلسے کو کینسل کر سکتی ہے، گھنٹہ پہلے بھی کر سکتی ہے، ایون جلسہ جاری ہے تو بھی ایس ایچ اوز کو یا کسی پولیس والے کو پاور جائیں، وہ جا کے ان کو تتر بتر کرے، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے جو اگر منتظمین ہیں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو منتشر بھی کریں، کوئی ہنگامہ نہ ہونے دیں، کوئی ویلنس نہ ہونے دیں، کوئی اسلحہ لے کر نہ آئے، اور بہت ساری چیزیں. لیکن اب ان کے پاس کیا رستہ تھا کہ یہ کیا کریں، نہیں مانتے تو پھر ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ نہیں دیتی، اپروول نہیں دیتی، اپروول لینی ہے تو پھر ان کے ایس او پیز، ان کے شرائط آپ کو میٹ کرنے پڑیں گے. سو پھنس گئے. خان صاحب پہ ایک اور بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم اس کے باوجود، جو بڑی تھریٹ ہے ان کو، دونوں کو تھریٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کیا خوف ہے حکومت کے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. خان صاحب کے ذہن میں کیا خوف ہے، خان صاحب سے شروع کرتے ہیں. خان صاحب کے ذہن میں یہ خوف ہے جس کی وجہ بار بار میرا خیال 2 یا 3 دفعہ شاید جلسہ یہ کینسل کر چکے ہیں، جس پہ ورکر لیڈر سارے ناراض بھی آپس میں لڑتے بھی ہیں کہ فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ جناب اگر اس ایجنسی کا ایجنٹ ہے، یہ فوج سے ملا ہوا ہے، یہ مخبر ہے، یہ اس طرح کے آپس میں لڑتے رہتے ہیں سارا دن. ان کی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے. سو اس کے پیچھے وہ ریزن یہ تھی کہ خان صاحب کے ذہن پر ایک خوف ہے جو کہ بالکل جینون خوف ہے. کوئی بھی ہوگا وہ یہی کرے گا کہ ان کو لگتا ہے کہ 9 مئی والا جو تھا کہ اگر ہم نے بغیر کسی اجازت کے، ایک مطلب ہے ہماری کال تھی، کال پہ لوگ نکلے ہیں، ان کے فالورز نکلے ہیں، جلاؤ گراؤ کیا گیا ہے، مان لیا جو اس میں کچھ اور ایلیمنٹ تھے، وہ کہتے ہیں فالس فلیگ تھا، خود اسٹیبلشمنٹ نے کروائی. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں میرا تو قصور ہی نہیں ہے، مجھے فوٹیج دکھائیں، مجھے سی سی ٹی وی دکھائیں، کدھر ہیں میرے لوگ، یا کہاں پہ ہیں، کہاں جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، کس کو پتھر مار لیں یا آگ لگا رہے ہیں. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں. خان صاحب کو وہی خطرہ، وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ کے لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے ہنگامے کیے، پیٹرول لگائے، بم پھیرے، وٹ ایور جو بھی کیا. خان صاحب کو وہی خطرہ ہے کہ اب کی دفعہ پھر ہوا اگر ایسے کوئی 30 40 50 60 لوگ اگر شامل کر دیے گئے جلسے میں، کہیں کی مطلب کسی نے بھی کر دی ہے جو آپ کے مخالفین ہیں، اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، آگ لگاؤ جلاؤ، کسی کو گاڑی کو خدا نہ خاصا نقصان دینا شروع کر دیا یا کچھ اور کر دیا، تو یہ تو پھر میرے گلے پڑ جائے گا کیونکہ جلسہ تو میں کال کر رہا ہوں. میں ٹھیک ہے جیل میں بیٹا، میرے اوپر اور کیس بن جائے گا، میرے پہ نہیں بنے گا، میری پارٹی پہ بن جائے گا. یہ 10 15 جو میرے ساتھ بہر لوگ پھر رہے ہیں، ان پہ کیسز ڈال کے وہ پھر ان کو گرفتار کر لیں گے. سو تھوڑی سی جو مومنٹم چل رہا ہے پارلیمنٹ میں یا ٹی وی شوز میں، ہم سارے مارے جائیں گے، ہم سارے پکڑے جائیں گے، یہ میرے پہ ایک اور کیس بنے گا، اور یہ اپنے لوگ ڈلوا کے ان کو بھیج کے میرے پہ یہ کیسز بن جائیں گے. اٹس اے ویری جینوئن فیئر، اور ان کے ذہن میں ٹھیک بات ہے کیونکہ 9 میں ان کو گلے پڑا ہوا ہے. سو اسی وجہ سے ہر دفعہ خان صاحب جو ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی 22 اگست کو بھی جی کچھ اور نے سمجھایا کہ جناب کہ یہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، انہیں یہ اسی ہی بات سے ڈرایا گیا، اور خان صاحب ٹھیک ڈرے، کوئی بھی سین اور ایلیمنٹ ہوگا ڈرے گا. اب خان صاحب کہتے ہیں 8 ستمبر کا کریں. اگر 8 ستمبر کو روک دیتے ہیں، نہیں کرنے دیتے، تو پھر کیا کریں. خان صاحب نے کہا ہر صورت میں کرنا ہے. پھر وہی کچھ ہوا. میں مان لیا کہ پی ٹی اے کے لوگ بالکل پیسفل ہوں گے، کوئی اور ایلیمنٹ آئیں گے، کوئی فسادی آئیں گے، ہنگامہ کرنے والے، کوئی کرائے کے لوگ بھیج دیے جائیں کہ جائیں یار کہ 100 200 بندہ جو ہے نا ذرا ٹھاپا کر دو یار، ذرا تو رولہ شولے پا دو یار کہ ذرا ہم اس کو تتر بتر کرو، یا کوئی ایسا کوئی کام کرو کہ 9 مئی ٹائپ، تو پھر کیا کریں گے. سو یہ خوف ہے ان کے ذہن پر. دیٹس ویری رسکی. یہ تو ایک خوف ہے. لیکن خان صاحب کو ہر قیمت پہ جلسہ چاہیے، یہ انہیں چاہیے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جیسے اکتوبر یہ 2011 والا جلسہ تھا، یہ لاہور مینار پاکستان کا، اس نے عمران خان صاحب کی قسمت بدل دی. اب ان کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، ان کو ٹی وی پہ نظر آئے گا، ان کو ٹویٹر پہ، ان کو ویلاگز میں، یوٹیوب پہ لائیو وٹ ایور پوری دنیا دیکھے گی. دیکھیں خان صاحب کتنے پاپولر. ٹھیک ہے 8 فروری والا ہو چکا ہے، وہ ثابت ہو چکا، فیئر انف. لیکن اتنا بڑا کراؤڈ اب تک نظر نہیں آیا. پچھلے آپ دیکھیں خان صاحب کو تقریباً اتنا 1 سال سے وہ جیل سے، کوئی جلسہ نہیں ہوا، بڑا جلسہ نہیں ہوا. پنجاب میں تو ویسے نہیں ہوا. سو ان کے لیے جلسہ ایک سائیکولوجیکل ایک وہ بن چکا ہے، فیکٹر بن چکا ہے کہ یہ آپ کو لوگوں کو نکلنا چاہیے، آنا چاہیے. پھر ہی دباؤ میں آئے گی پوری دنیا، کہے گی او یہ تو کوئی بنگلہ دیش ٹائپ کام ہونے والا ہے یا لوگ باہر نکل ہیں، خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوج پہ دباؤ پڑے گا، حکومت پہ پڑے گا، آسانیاں پیدا ہوگی، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی رستہ نکلے گا، میں باہر ہوں گا. اور دنیا پوری میں یہ کلپ دکھائے جائیں گے، دیکھیں جناب یہ پاپولر لیڈرشپ ہے، جو نلائق نااہل ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ رول کر رہے ہیں. جی تو آپ بند اندر بیٹھے، یہ دیکھیں جی لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں. یہ خان صاحب کے لیے ضروری ہے. ان کو یہیں سے اپنا راستہ نظر آتا ہے کہ اسی جلسے سے. دوسری تو حکومت کو بالکل الٹ ہے کہ اگر ہم نے جلسہ کرنے دے دیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے گے تو ہماری جو ایک بنائی ہوئی ہم نے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں یا لوگ ہمارے ساتھ ہیں، خان صاحب کے فالوور نہیں رہے، تو یہ تو سارا ایک وہ جو بنا ہوا ہے خوف، دہشت، ایک تھوڑا سا ہم نے کیموفلاج کیا ہوا ہے چیزوں کو، ایک امپریشن دیا ہوا ہے، یہ تو سارا ہمارا شیٹر ہو جائے گا. اور ان کے آنے سے پنجاب میں بھی شاید ہو سکتا ہے لوگوں کو حوصلہ پڑے، وہ بھی باہر نکلنا شروع ہو جائے. ابھی تو پنجاب میں لوگ نہیں نکل رہے، کے پی کے سے لا رہے ہیں جہاں حکومت ہے ان کی. سو یہ حکومت اس لیے جلسہ نہیں ہونے دے رہی کہ یہ سائیکولوجیکل بیریئر اگر توڑ دی انہوں نے تو پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا ہمارے پلے. سو دیٹس ون آف دا فیکٹر. دونوں سائڈ چاہتی ہیں، ایک چاہتی ہے جلسہ ہو، دوسری چاہتی ہے نہ ہو. بہرحال وہی والی بات کو ان کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ. خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ 9 مئی والا دوبارہ رسک لینا ہے
हर कीमत पे जलसा करना है, अपना पॉइंट रजिस्टर कराना है, या फिर आखिरी लम्हे पे कोई नई कहानी इनको सुना के फिर ये हो गए उसका गंडापुर साहब या सवाती साहब या असद कैसर साहब या बैरिस्टर साहब साहब, इनको एक नई कहानी दे के खान साहब के पास भेजा जाता है। और खान साहब क्या करेंगे वी विल सी, 2-3 दिन की बात है। नो कमिंग टू द पॉइंट सुप्रीम कोर्ट वाला जो उनको खान साहब को वजह जनरल बाजवा वाला, अब खान साहब की कोशिश ये है कि जनाब कि मैं भी पकड़ा हुआ हूँ, जनरल फैज़ भी पकड़े हुए हैं, बुशरा साहब भी पकड़े हुए हैं। मतलब ट्रैक का उस वक्त क्या था, 3 लोग थे जो इस मुल्क को चला रहे थे, जनरल फैज़ थे, जनरल बाजवा थे, इमरान खान साहब थे। इन्हीं के दरमियान में डील हुई थी, ये कंट्रैक्ट साइन हुआ था, अनअनाउंस्ड हुआ था कि ठीक है जी इमरान खान साहब को 2016 के बाद कि इनको हम लेकर आएंगे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे अगले ये 2018 के इलेक्शन में, नवाज शरीफ को मतलब डिस्क्वालीफाई, जेल वगैरह सजाएं, वो सारा कुछ जो है प्रोसेस अपनी जगह पे। तो खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, जनरल बाजवा साहब को हम एक्सटेंशन देंगे 2019 में, 2022 में जो है वो फिर जनरल फैज़ बनेंगे, आर्मी चीफ बनेंगे, और फिर अगले 2023 में इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब दोबारा 5 साल के लिए, फिर गलियाँ हो जाएंगे सुनिया विच मिर्जा यार। फिर अब वहाँ तक डील तो ठीक होगी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन मिल गई। जब ये बेचारे जनरल फैज़ की बारी है वो जेल में बैठे हुए हैं, उस वक्त किसी को याद नहीं रहा मेरी डील क्या क्या हुआ, जिससे वो विंडिक्टिव हुए, मेरा रिवेंजफुल हुए, उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ करनी शुरू की। अब ये लगता है खान साहब को भाई साहब मैं और फैज़ तो जेल में आ गए हैं, तो जनरल बाजवा साहब बाहर क्यों हैं? तो वो कह रहे हैं उनका भी करें, वो आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ अगर कोई ऐसी चीज़ें कर भी रहे थे तो उनसे पूछ के कर रहे थे, उनकी ये मंशा से कर रहे थे, जो भी उन्होंने पॉलिटिकल रोल अदा किया। लेकिन वो बड़े समझदार हैं एस्टैब्लिशमेंट वाले, जैक ब्रांच भी उनके बड़े समझदार हैं। उन्होंने इन पर इल्ज़ाम ये नहीं लगाया कि जनरल ये बाजवा ये सारी जनरल फैज़ जो हैं ये सारी एक्टिविटीज़ उस वक्त कर रहे थे पॉलिटिकल मेडलिंग या उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब आर्मी में थे। वो इल्ज़ाम नहीं है उन पर, ये मतलब खान साहब और उनके हामी को समझना चाहिए। जैक ब्रांच जो है उनकी लीगल ब्रांच, उन्होंने बड़ी समझदारी इसमें दिखाई हुई है, उनको पता था ये चीज़ें आएंगी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जनरल फैज़ ने ये सारी चीज़ें उस वक्त की जब रिटायर हो गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा जब आर्मी में थे, सर्विस में थे, DGISI थे या DGC थे या कोर कमांडर पेशावर या भावलपुर थे, उस वक्त कर रहे थे। नो, उस वक्त कर रहे थे, बिल्कुल खान साहब ठीक कह रहे हैं। जनरल बाजवा साहब पकड़े जाते थे कि आपकी मंशा से हो रहा था, तो सो खान साहब की मंशा से हो रहा था, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, DGISI उनको जवाब दें। सो उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट का उन पर केसेस डाले हुए हैं। अब पोस्ट रिटायरमेंट पे तो बाजवा साहब नहीं थे, वो तो जनाब मुनीर साहब आ गए थे। सो दैट्स अ वेरी ट्रिकी इशू, ये वाली चीज़ है जो लेकर खान साहब फिर भी कह रहे हैं नहीं कि बाजवा साहब वो कहते हैं लगे हाथ तो मेरा भी हो रहा है ट्रायल या मिलिट्री ट्रायल, या उस जनरल फैज़ का भी हो रहा है तो जनरल बाजवा साहब का भी हो रहा है। आप किस्मत देखें कि जो 4-5 साल पहले इस मुल्क के पावरफुल लोग थे, जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे और इमरान खान साहब थे, तीनों इस वक्त वो डॉक में हैं। तीनों इस वक्त मतलब बंदे को डर लगता है, समटाइम बंदे डरते रहना चाहिए कि एक सेकंड लगता है बंदे को कहाँ से आसमान से नीचे आने में। मतलब वी कांट बिलीव इट कि ये चीज़ें हमारी आंखों के सामने हुई हैं। नाउ कमिंग टू द लास्टली सर, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने खान साहब को थोड़े से टॉन्ट्स किए। उन्होंने कहा जनाब भाईजान आप जो खुद वज़ीर आज़म थे, यू वर द फर्स्ट वन, किसी ने नहीं छेड़ा, जनाब मुशर्रफ से लेके अब तक आपके दौर तक किसी ने नैब को नहीं छेड़ा, इसकी तरमीमों को नहीं छोड़ा। आपने ये गेट खोला था, आपने रास्ता खोला, आपने सबसे पहले नैब में ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। और कराची में बिजनेसमैन इनके जो दोस्त थे वज़ीर आज़म के तौर पर, इन्होंने वहाँ पे कहा था कि ये मेरे दोस्त बैठे हैं बिजनेसमैन, बड़े परेशान थे, जो डोनर भी थे उनको पैसे देते थे उनकी पार्टी को या उनके प्रोजेक्ट्स को, तो ये परेशान थे नैब से। तो अब आज के बाद आपकी परेशानी खत्म हो गई, मैंने नैब की वो कर दी है, उनमें तरमीमें कर दी, ऑर्डिनेंस ले आए सब, आज के बाद नैब आपको कुछ नहीं कहेगा। आज उसका हवाला दिया उन्होंने, अगर भाई साहब ये दरवाज़ा तो आपने खोला था और ऑर्डिनेंस के जरिए खोला था, पार्लियामेंट के जरिए भी नहीं खोला था। ये काम आप पार्लियामेंट ने खुद किया, वोट के जरिए किया, तो हम पार्लियामेंट के वोट को कैसे पीछे करें? आप ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए थे चेंजेस, आपने खुद किए, ना करते रास्ते ना खोलते, किसी को जरूरत ना होती। सो खान साहब को उन्होंने वो भी टांट कर दिया कि पहले ये काम आपने खुद किया, करने के बाद अब आप आ गए इन्होंने क्यों किया है, आपने क्या ठीक किया, इन्होंने क्या बुरा किया, जो कि मैं समझता हूँ गलत हुआ। अगेन आई वुड से खान साहब का इस मामले में ठीक कह रहे हैं वो, कि ये कैसे हो सकता है कि जो बेनिफिशरी हैं, जिन पर इल्ज़ामात हैं, नैब के मुलज़िम हैं, वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो, जो वज़ीर हो, मतलब आपकी पूरी कैबिनेट हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, सारे के सारे तो नैब के मुलज़िम रहे। मुलज़िम क्या सजाएं हुई हैं इनको, बहुत बड़े केसेस रहे हैं इन पे जो सेटल किया गया इन लॉज को लाने के बाद। जो बेनिफिशरी है जिस लॉ का, वो कैसे उसको लॉ को ला सकता है? ये बात खान साहब की ठीक है, लेकिन क्या करें, खान साहब ने खुद ही रास्ता दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम इसमें पढ़ते नहीं है कि पार्लियामेंट जाने और आप जाने। सो सर इट्स ए फ्री फॉर ऑल, पहले माल बनाए, पैसा बनाए, और फिर उसके बाद कानून पकड़े तो कानून ही बदल दें। इससे बड़ा खूबसूरत मुल्क ये कहाँ आपको मिलेगा सर, जो हमारे ऐसे लीडर आपको कहाँ मिलेंगे। बहरहाल लेट्स सी सर 8 सितंबर को क्या होता है।